रोंगटन सीरीज का पहला पार्ट शुरू होता है एक कपल के साथ, इवान और फ्रांसिस, जो पहाड़ों में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। इवान बहुत तेजी से चढ़ रहा होता है और कुछ ही देर में फ्रांसिस को पीछे छोड़ देता है। फ्रांसिस इवान के पेज को पकड़ने के चक्कर में गिर जाती है और उसका पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिर जाती है, लेकिन अच्छा ये होता है कि उसने सेफ्टी हार्नेस पहना होता है, इसीलिए वो बची रहती है। इवान उसकी चीख सुनकर वापस आता है, लेकिन मदद करने के बजाय सिर्फ चीखता है कि जल्दी ऊपर आ जाओ। फिर बिना कुछ सोचे वो आगे रास्ता देखने चला जाता है। फ्रांसिस उससे एक बार हाथ खींचने के लिए कहती है, लेकिन काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी इवान वापस नहीं आता। अचानक इवान जोर से जमीन पर गिरता है और उसके खून की एक बूंद फ्रांसिस के चेहरे पर गिरती है। उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता, तब तक कोई इवान को ऊपर से नीचे घाटी में फेंक देता है। तभी कोई अननोन फोर्स फ्रांसिस के सेफ्टी रोप को जोर से ऊपर खींचता है। जब उसे ऊपर खतरा महसूस होता है तो वो तुरंत अपनी छोटी छुरी से रोप को काट देती है। वो इवान की रोप से नीचे उतरना चाहती है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हाथ रोप तक पहुंच नहीं पाता। अंत में जब वो थक जाती है और उसका शरीर ताकत छोड़ देता है तो वो सीधा नीचे गिर जाती है। किस्मत अच्छी थी कि जहाँ से वो चढ़ रही थी वो जगह ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। लेकिन नीचे पड़ा इवान तब तक मर चुका होता है। फिर एक अजीब सी चीख जंगल के अंदर से सुनाई देती है। डर के मारे फ्रांसिस तुरंत भागती है और जंगल से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुँचने वाली होती है, उसका पैर एक आयरन वाले ट्रैप में फंस जाता है और एक तेज चीख के साथ वो वहाँ पर गायब हो जाती है। ये पहला केस नहीं था इस जंगल में किसी के गायब होने का। धीरे धीरे कहानी फेमस हो जाती है स्टोन एज किलर यानी कि थ्री फिंगर, वन आई और सोटूथ नाम के लोगों की, जो जंगल में रहते हैं, अपने ही परिवार के अंदर शादी करते हैं और उनके बच्चों में हर एक विकृति या डिफॉर्म होता है। उनका बर्ताव एक नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग होता है और सबसे डरावनी बात, जितने लोग भी जंगल में घुसते हैं कोई भी इनसे बचकर वापस नहीं जा पाता। ये कहानी सिर्फ एक लोकल मिथ के रूप में जानी जाती है, जिसका कोई सबूत आज तक नहीं मिला। लेकिन अब कहानी बढ़ती है आगे। सीन शिफ्ट होता है एक नए कैरेक्टर क्रिस पर। वो अपनी कार चला रहा होता है, एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, लेकिन हाईवे पर कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक ट्रैफिक जैम मिलता है। इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाए, इस टेंशन में क्रिस एक ट्रक ड्राइवर से बात करता है और पूछता है कि आगे क्या हुआ। ट्रक ड्राइवर बताता है कि आगे 5 किलोमीटर पर एक केमिकल ट्रक पलट गया है और केमिकल सब जगह फैल गया है। जब क्रिस देखता है कि रोड पे हुआ केमिकल ट्रक एक्सीडेंट जल्दी से क्लीन होने वाला नहीं है, तो वो अपनी कार घुमाता है और कोई और शॉर्टकट ढूंढने लगता है। वो अपने फोन से इंटरव्यू कंपनी को कॉल करना चाहता है, लेकिन तभी सिग्नल चला जाता है। अच्छा तो ये होता है कि उसे रोड के साइड एक पुराना गैस स्टेशन दिख जाता है। क्रिस वहाँ जाकर फोन यूज करना चाहता है, लेकिन गैस स्टेशन काफी क्रीपी लगता है। चारों तरफ पुरानी कबाड़, बन चुकी गाड़ियाँ खड़ी होती है। वहाँ का मालिक एक गंदे से कपड़ों वाला ओल्ड मैन होता है, जो एक बोतल में कुछ सोर मिल्क जैसा दिखने वाली चीज पी रहा होता है। क्रिस नंबर डायल करता है, लेकिन पता चलता है कि फोन डेड है। वो ओल्ड मैन से पूछता है क्या कोई रास्ता है जिससे निकल सकूं, लेकिन वो आदमी से बिहेव करता है जैसे दूध पी के नशे में हो गया हो। कुछ ठीक से बोल ही नहीं पा रहा होता। क्रिस एक पुरानी सी मैप दीवार पे देख लेता है, जिसमें एक रेड लाइन से एक जंगल के बीच से जाने वाला रास्ता मार्क होता है। उसे लगता है कि शॉर्टकट उसे निकलने में काफी हेल्प कर सकता है। वो रूट याद करके अपनी कार लेकर निकल पड़ता है। जाते वक्त वो ओल्ड मैन धीरे से बोलता है, उम्मीद है तू जिंदा वापस आएगा गधे के बच्चे। क्रिस थोड़ा ही दूर गया होता है कि उसे वाई शेप का रोड जंक्शन मिलता है, यानी कि रोंगटन। उसे मैप याद आता है और वो राइट वाले रास्ते पर चला जाता है। शायद उसका सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसका दिल काफी अनईजी महसूस कर रहा होता है। तभी वो साइड में एक डेड डियर देखता है, यानी कि मरा हुआ हिरन देखता है, और इसी डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में उसकी कार एक छोटी सी गाड़ी से टकरा जाती है। कार टोटल डैमेज हो जाती है। लेकिन अच्छा ये होता है कि दोनों पार्टीज, क्रिस और दूसरे ग्रुप वाले लोग, बिल्कुल सेफ रहते हैं। दूसरे ग्रुप में होते हैं जेसी, कार्ली, स्कॉट, इवान और फ्रांसिस। कार्ली क्रिस से पूछती है, तुम इतनी स्पीड में क्यों ड्राइव कर रहे थे? क्रिस माफी मांगता है और कहता है कि वो बस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन जेसी पॉइंट आउट करती है कि उनकी गाड़ी बीच रोड में खड़ी थी, तो दोनों तरफ से गलती थी। बिना बहस के सब लोग सिचुएशन संभाल लेते हैं। स्काउट बताता है कि उनकी कार का टायर किसी आयरन वायर टैप से पंचर हो गया है। जैसे जाके देखते हैं तो पता चलता है कि वायर एक ट्री से बंधा हुआ था, यानी कि क्लियरली ये कोई प्लान किया गया ट्रैप था। सब हैरान होते हैं कि आखिर किसने ट्रैप लगाया और क्यों। लेकिन फिलहाल सब डिसाइड करते हैं कि किसी हेल्प को बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे सजेस्ट करते हैं कि कुछ ही दूर एक गैस स्टेशन है, वहाँ चल के फोन यूज किया जा सकता है। क्रिस कहता है कि वो वहीं से आ रहा है और वहाँ का फोन काम नहीं कर रहा। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि जहाँ से आए थे वहीं रास्ते पर वापस चल के किसी जगह सिग्नल ढूंढते हैं। अगर सिग्नल नहीं भी मिलता तो जंगल से बाहर जाकर हेल्प ला सकते हैं। इवान और फ्रांसिस एक ग्रुप डिसाइड करते हैं कि वो वहीं रुक के बैग संभालेंगे और थोड़ा अलोन टाइम भी एंजॉय करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे जंगल में कोई आंखें उन्हें घूर रही थी। दूसरी तरफ हेल्प ढूंढने निकले ग्रुप में भी एक कपल होता है, स्काउट और कार्ली। दोनों काफी क्लोज होते हैं और उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी होती है। तब स्काउट देखता है कि दूर कहीं आग जल रही है। क्रिस भी नोटिस करता है और कहता है कि यहाँ जरूर कोई और भी है, शायद वही जिस
क्रिस ने ट्रैप लगाया था। सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। उधर इवान और फ्रांसी अपने कमाल के मूवमेंट्स के बाद थोड़ा थक जाते हैं और भूख लगने लगती है। दोनों अपने अपनी कार में कुछ खाने का सामान ढूंढने जाते हैं। तभी इवान को जंगल से आती एक अजीब सी आवाज अट्रैक्ट करती है और वो उस डायरेक्शन में चला जाता है। फ्रांसी उससे बातें करती रहती है, लेकिन जब इवान काफी देर तक कोई जवाब नहीं देता तो वो घबरा जाती है। गाड़ी से निकलती है और देखती है रास्ते पे इवान का जूता पड़ा हुआ होता है। एक अजीब सी घबराहट उसके दिल में आ जाती है। आगे बढ़ती है तो देखती है इवान का कान जमीन पर पड़ा होता है। फ्रांसी इतनी डर जाती है कि पीछे हटने लगती है। तभी एक तार उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपट जाता है, उसका दम घुट जाता है। इधर जैसी क्रिस, कार्ली और स्कॉट एक पुराने जंगल कैबिन तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि चिमनी से धुआं निकल रहा है, मतलब अंदर कोई रहता है। लेकिन घर के आसपास पुरानी स्क्रैप्ड कार खड़ी होती है, अलग अलग मॉडल्स की। जैसी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कि सबको वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन क्रिस इंसिस्ट करता है कि अगर अंदर फोन हुआ तो उनका टाइम और जान बच सकती है। घर का ओनर वहाँ नहीं होता तो सब डिसाइड कर दे कि अंदर जाकर कॉल करके निकल जाएंगे। जब वो कैबिन के अंदर जाते हैं तो अंदर का सीन डरावना होता है। हर जगह सड़ी हुई चीजें, बदबू मारते खाने के डब्बे और वॉल्स पे टूल्स और हथियार लटके होते हैं। जैसी देख लेती है अलग अलग गाड़ियों की कीज एक जगह पर पड़ी होती है, शायद कैबिन के बाहर की स्क्रैप कार की। स्काउट और कार्ली गलती से एक पुराने स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं जहाँ टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स और रैंडम सामान पड़ा होता है, बिल्कुल उस पुराने कैबिन की वाइब के अपोजिट। क्रिस किचन में एक अजीब सी बदबू के पीछे चला जाता है। वहाँ एक डेगची में काला सा मीट उबल रहा होता है, इतना गंदा कि देख कर ही उल्टी आ जाए। जैसे एक कोने में वही आयरन वायर देख लेती है जो टायर पंचर करने के ट्रैप में यूज हुआ था। तभी कार्ली जब बाथरूम यूज करने जाती है तो उसे एक बाथ टब में पड़ा हुआ लाश दिखता है और वो चिल्लाती है। सबको फाइनली समझ में आ जाता है ये कैबिन किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी कैनिबल मॉन्स्टर का है। सब लोग तुरंत भागने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी एक पीली ट्रक कैबिन के बाहर आ जाती है। उसके पीछे वही कार होती है जिसका टायर फटा हुआ था। फिर सब एकदम पैनिक मोड में होता है और सबके साथ छुपने की जगह ढूंढने लगता है। स्काउट और कार्ली एक स्टोर रूम के अंदर छिप जाते हैं, जबकि क्रिस और जैसिस एक बेड के नीचे छुपे होते हैं। तभी एक कैनिबल सो टूथ फ्रांसिस की लाश को घसीटते हुए लाता है और ठीक बेड के सामने पटक देता है। क्रिस और जैसी बुरी तरह सहम जाते हैं, यानी कि डर जाते हैं। सो टूथ लाश को धीरे धीरे काटना शुरू करता है। इसको देखकर जैसी की आंखें डर के मारे फटी रह जाती हैं। काफी देर तक सब छिपे रहते हैं जब तक ये कैनिबल खाना खाकर सो चुके नहीं होते, यानी कि खर्राटों की आवाज नहीं सुनाई देती। क्रिस धीरे से बाहर निकलता है और सबको इशारों से बाहर आने को कहता है, लेकिन जब वो वुडन डोर खोलने लगते हैं तो पुराना दरवाजा आवाज करने लगता है। क्रिस हाथों से स्प्रिंग दबाकर फ्रिक्शन को रोकता है, खून तक निकल आता है, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ता। फिर भी उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है तो कैनिबल्स का लीडर थ्री फिंगर उनकी तरफ दौड़ता है और सारे लोग भागते हुए पहाड़ की ढलान की ओर दौड़ पड़ते हैं। कैनिबल ट्रक ऊपर नहीं चढ़ पाती, इसलिए वो नीचे से घेरने का रास्ता पकड़ते हैं। क्रिस और बाकी सभी एक स्क्रैप यार्ड जैसे खुले इलाके में पहुंचते हैं जहाँ बहुत सी टूटी गाड़ियाँ खड़ी होती है, खून के निशानों से सनी हुई। कुछ गाड़ियों में इग्निशन सिस्टम सही था पर चाबी नहीं थी। कैनिबल्स ने पहले ही सब कीज चुरा ली थी। तभी पीली ट्रक वहाँ पर पहुँच जाती है जिसमें तीनों कैनिबल्स ट्रक में बैठे होते हैं। थ्री फिंगर यानी तीर कमान वाला शार्प शूटर, सो टूथ कुल्हाड़ी वाला ब्रूट, वन आई दो चोपर वाला अगली अटैकर। क्रिस कहता है कि वो खुद सामने जाएगा ताकि बाकी तीन एस्केप कर सके, लेकिन थ्री फिंगर एक ही तीर चलाता है और क्रिस की टांग में लग जाता है। तभी स्काउट अपना ध्यान भटकाकर कैनिबल्स को जंगल की तरफ खींच लेता है। शायद उसकी किस्मत थी, तीरों से कोई हिट नहीं होता और वो सफलता पूर्वक उन्हें दूसरी दिशा में भटका देता है। जैसे कार्ली और क्रिस जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पर तभी इवान की लाश कार ट्रक से बाहर गिरती है। डर के बावजूद वो लोग वहाँ से निकलते हैं, स्काउट का इंतजार करने नीचे पहाड़ी की ओर जाते हैं, लेकिन तभी स्काउट पर 3 एरोस एक साथ लगते हैं। वो वहीं पर गिर जाता है और कैनिबल्स उसे घसीटकर वापस ले जाते हैं। कार्ली जो स्काउट की फियांसी होती है वो वापस जाना चाहती है, लेकिन जैसी मना करती है। जैसे तैसे कार निकालते हैं तभी एक बड़ा पेड़ रास्ता ब्लॉक कर देता है और कार वहाँ पर फंस जाती है। अब सब पैदल भागने लगते हैं और कार्ली डिप्रेशन में चली जाती है और कहती है, स्काउट चला गया, अब मेरे जीने का मतलब नहीं। तब जैसी समझाती है, अगर हम जिंदा नहीं निकले तो स्काउट की कुर्बानी बेकार जाएगी। आखिरकार उन्हें एक वॉच टावर दिखता है, वो सब ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि दूर दूर तक देख सके। कार्ली जिद कर दे कि पहले देखो अंदर कोई है या नहीं, पर असल में वो कैनिबल्स को अट्रैक्ट करना चाहती थी। जैसी को वो एक मेडिकल किट मिलती है जिससे वो क्रिस की टांग का इलाज करती है। कार्ली को कुछ फ्लेयर स्टिक और पुराना रेडियो भी मिलता है। सिग्नल कमजोर होता है, लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद नियर बाई पुलिस स्टेशन से जवाब आता है, पर वॉल्यूम तेज होता है जिससे कैनिबल्स को सिग्नल मिल जाता है। वो फायर टॉर्चेस लेकर टावर के पास आ जाते हैं। जैसी जल्दी से फ्लेयर स्टिक को कपड़े से ढक देती है ताकि रोशनी बाहर ना जाए, पर तभी रेडियो से पुलिस की आवाज आती है और कैनिबल्स ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। क्रिस टावर हैच को बंद कर देता है और सब सांसें रोककर सुनते हैं। एक कैनिबल शायद वन आई फिंगर गेट में फंसकर पीछे हट जाता है। वो तीनों थोड़ी राहत की सांस
वापस लेते हैं, पर तभी कैनिबल्स टावर के बेस में आग लगा देते हैं, जिससे टावर जलने लगता है। कार्ली चिल्लाती है, मैं जल के मरने से अच्छा है कूद के मर जाऊं। क्रिस देखता है कि नीचे कुछ मोटी डालियां हैं, हो सकता है सरवाइव कर जाएं। वो पहले कूदता है, एक डाल पर गिरता है, फिर कार्ली भी कूदती है और मिस कर जाती है, पर क्रिस उसे बचा लेता है। जैसे भी कूदती है और सक्सेसफुली उतर जाती है, लेकिन ब्रांचेस की आवाज कैनिबल्स को सिग्नल दे देती है और एक एरो सीधा क्रिस के सामने लगता है। वन आई पेड़ पर चढ़ने लगता है। क्रिस जेसी को कहता है कि हमें चुप रहना पड़ेगा, पर वो ट्री से दूसरे ट्री पर जंप करके निकलने का प्लान बनाता है। क्रिस और जेसी क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन कार्ली पीछे रह जाती है। तभी वन आई कार्ली पर अटैक करता है, उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। कैनिबल्स रफली क्रिस और जेसी के डायरेक्शन का अंदाजा लगा लेते हैं। क्रिस कहता है चुप के रहने से काम नहीं चलेगा, अटैक करना पड़ेगा। जेसी उसकी इंजर्ड लेग देखकर खुद डेकोय बनने को तैयार होती है। जेसी जोर जोर से चिल्लाती है। कैनिबल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे ही वन आई पीछे से आता है, क्रिस एक रीबाउंडेड ब्रांचेस से उस पर वार करता है। वन आई गिर पड़ता है। बाकी कैनिबल्स सोतू तो थ्री फिंगर गुस्से से चिल्लाते हैं, पर वन आई को उठाकर वापस ले जाते हैं। क्रिस और जेसी एक केव में छिप जाते हैं। जेसी बताती है, मैं ट्रिप पे इसलिए आई थी क्योंकि ब्रेकअप हुआ था, दोस्तों ने अकम्पनी किया और तब मैं अकेली बच गई हूँ, और मैं अकेली जीकर क्या करूंगी। वो गिल्टी फील करती है। अगली सुबह जब वो हिल से उतर रहे होते हैं, एक एक्स उनके पास से गुजरता है। सोतूत उन्हें ढूंढ रहा होता है। क्रिस एक्स उठाता है, पर तुरंत किक खा के नीचे गिर जाता है। जेसी को सोतूत खींच के ले जाता है और क्रिस पहाड़ी से नीचे एक पेट्रोल जीप को रोक लेता है। वो पुलिस को सब बताता है, पर एक एरो उसी वक्त पुलिस को मार देता है। जो एरो था वो पुलिस की आंख के आर पार हो जाता है। तभी क्रिस जंगल में छुप जाता है और सोचता है कि कैनिबल्स पुलिस बॉडी को बेस पे ले जाएंगे, और वो चुपके से ट्रक के नीचे चिपक जाता है। कैनिबल जेसी को टेबल पर बांध देते हैं, लेकिन क्रिस ट्रक से क्विकली निकलता है। वो उन लोगों का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करता है। कैबिन में आग लगा देता है। दोनों कैनिबल्स को ट्रक से उड़ा देता है। फिर क्रिस एक मचेते से थ्री फिंगर को स्टैब करता है और जेसी को फ्री करता है, पर थ्री फिंगर अभी भी जिंदा होता है। वो क्रिस को मारने की कोशिश करता है। जेसी एक एरो उसकी गर्दन में मार देती है, पर वन आई पीछे से अटैक करता है। जेसी और क्रिस मिलके उसको कंधे पे काट लेते हैं। सब जख्मी होते हैं, लेकिन क्रिस एक राइफल से पेट्रोल टैंक को उड़ा देता है। पूरा कैबिन ब्लास्ट हो जाता है। एंड में वो दोनों ट्रक को लेके वापस गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ पर क्रिस सिर्फ मैप तोड़ता है और जेसी के साथ चल पड़ता है। पर फिल्म के एंड होने से पहले ही एक और पुलिस ऑफिसर बंट कैबिन को चेक करने आता है। उसके पीछे से एक शैडो यानी कि थ्री फिंगर एक्स लेकर आ जाता है और उसको वहीं पर मार देता है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, और इसकी पूरी सीरीज में लाने वाला हूँ, तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।